मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना बरगी बांध नर्मदा नदी पर प्रस्तावित 30 बांधों में पहला था। इस बांध से जबलपुर, मंडला और सिवनी जिलों के 162 गांव डूब गए थे। इस बांध का पानी करीब 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पानी में 162 गांव ही नहीं बल्कि हजारों हेक्टेयर में फैला जंगल भी डूबा था। इस परियोजना में करीब 27,000 हेक्टेयर भूमि डूबी है, जिसमें कृषि भूमि, जंगल की भूमि और सरकारी जमीन शामिल है। इस बांध के लिए करीब 12,000 परिवारों को विस्थापित होना पड़ा था, जिनमें से लगभग आधे परिवार आदिवासी समुदायों के थे। आज यहां जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखाई देता है। इस पानी में सैकड़ों टापू भी उभरे हुए नजर आते हैं। इन टापुओं में से कई पर वो लोग बसे हैं जिनके गांव पानी में डूब गए थे। इन्हीं गांवों में से एक लखनपुर में आज हम पहुंचे हैं। खूब पंछी भी आए हुए हैं, बाहर के पंछी लग रहे हैं, विदेशी। क्या नाम है आपका? सालिक राम। आप थोड़ा आगे आइए फिर। और आपका क्या नाम है? हैं? कोदूलाल। और ये भाई हैं आपके? नहीं, लड़का भतीजा है, काका है यहाँ जी। ये आपके काका हैं? ये तो आपके भाई लग रहे हैं बराबर के। अब या तो ये जल्दी बूढ़े हो रहे हैं या आप जवानी मेंटेन कर रहे हैं? रंग वंग लगा के एकदम मेरी तरह है? गांव में पहुंचते ही लोगों ने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया, लेकिन उनके पास हमें सुनाने के लिए कोई सुखद कहानी नहीं थी, बल्कि दुख, लाचारी, बेबसी और जीने के संघर्ष की कहानियां थी। गांव के लोग रास्ते में रुककर हमें दिखाते कि उस गांव की सीमा एक वक्त में कहां तक थी। पहाड़ी में जब कुछ नहीं रह गया, इन जगह पे ऐसे कुछ नहीं, तो इधर मकान वो इधर पानी के अंदर रहे सब मकान उधर। अच्छा। हमारे पहाड़ी में इधर पहाड़ी काट वो वाला। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े लोग अपने जबलपुर कोई कहूँ कोई चले गए, हमारा गरीब आदमी सभी तो रह गए। अब गरीब तो याद नहीं आते वो सब लोग जो चले गए? आते हैं। चलिए आइए। आप आ गए, जैसे आप दूर से आ गए। हमारे बहुत दुख लगा था, आप बहुत दूर से आए सर। आज यह गांव एक छोटा सा टापू है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जहां कोई मास्टर, डॉक्टर या अफसर आना नहीं चाहता है। और हमारे गांव में इतनी समस्याएं हैं जिसका समाधान कुछ भी नहीं है। मेन तो शिक्षा का, रोजगार का, आवागमन का, बेरोजगारी का, इतनी समस्याएं हैं। लोग आते हैं पर उसका निराकरण कुछ भी नहीं होता है। लोग बेरोजगार, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही हैगी। एजुकेशन है तो भी नहीं मिल रही। बच्चे स्कूल के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, 5वीं तक ही है उनका, फिर उसके बाद उनका कुछ भी नहीं है, आगे पढ़ाई नहीं हो पा रही है उनकी। और आवागमन में जाने के लिए दिक्कतें हैं। अगर किसी को इमरजेंसी कुछ हो तो ना एम्बुलेंस आ पाती है, ना डॉक्टर का कुछ हो रहा है। अगर किसी की अचानक मृत्यु हो जाती तो शमशान भी नहीं है यहाँ पे। समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं। लखनपुर एक वक्त में इस इलाके का सबसे बड़ा गांव होता था। यहाँ पर एक बड़ा बाजार भी लगता था। इस बाजार में व्यापार होता था, जिसमें खेतों में उगने वाली फसलों से लेकर जंगल के फल, कांदे खरीदने व्यापारी पहुँचते थे। दूर दराज के इलाकों से गांव के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें मसलन तेल, शक्कर और कपड़े लत्ते खरीदने इस बाजार में आते थे। जिस गांव में एक वक्त में काफ़ी चहल पहल रहती थी, वो आज ज़्यादातर समय सुनसान ही रहता है। पहले साहब लखनपुर की कम से कम 700-800 घर की बस्ती थी और यहाँ रोज़गार था, चारों तरफ ज़मीनें थी
और तुम्हारी से यहाँ मार्केट भी था बहुत बड़ा, मंगलवार को लगता था साहब, मंगलवार को। और यहाँ पे कम से कम 30-40 गांव के लोग आते थे। मार्केट में सब चीज़ किराना है तुम्हारे से, और ये गल्ला है, ये सभी चीज़ रखते थे। हाँ, व्यापारी वर्ग ज़्यादा था यहाँ पे, अच्छा खासा व्यापार होता था। बरगी बांध विस्थापितों में उस समय 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का मुआवजा प्रभावित परिवारों को दिया गया था। लेकिन विस्थापित परिवारों के लिए कोई ठोस पुनर्वास नीति नहीं बनाई गई थी। इस परियोजना में करीब 26,979 हेक्टेयर भूमि पानी में डूबी थी, जिसमें से करीब 14,570 हेक्टेयर कृषि भूमि थी। इसके अलावा 8,478 हेक्टेयर वन भूमि भी डूब गई थी। यानी इस इलाके में रोजगार का एक स्थायी साधन यानी खेती और जंगल से वनोत्पाद जमा करने का काम खत्म हो गया था। लेकिन यहां पर रोजगार का कम से कम एक अवसर जरूर पैदा हुआ था, मछली पालन। लेकिन यह काम भी निजी हाथों में सौंप दिया गया था। रोजगार के इस अवसर को हासिल करने के लिए यहाँ के लोगों को आंदोलन करना पड़ा। डैम में जो है जबलपुर के ठेकेदारों को नीलामी कर दिया जाता रहा। हमारे लोगों को यहाँ खाने को तक मछली नहीं मिलते रहा। अगर कोई मछली मारा और वो घर में 1 किलो उनको बिना पूछे भी अगर ले गया तो उनके घर से कढ़ाई से निकाल कर मछली ले जाते रहे। तो हमारा ये एक नारा था कि खेती डूबी यहाँ हमारी, डैम की मछली कैसे तुम्हारी। अगर हमारी संपत्ति और जायदाद यहाँ पे डूबा है तो वो मछली भी हमको होना चाहिए। तो उसी समय ये आदेश हुआ और हमारे पूरे डूब क्षेत्र में 54 सहकारी समिति बनी, उसका एक फेडरेशन बना और फेडरेशन के माध्यम से ये पूरा जो है मत्स्य मछली मारने से लगा के विपणन तक का कार्य जो है हमारे जो विस्थापित लोगों को मिला। और हम लोगों ने इसको 7 साल मतलब इस पर चलाए। जब हम लोग यहाँ मछली मारने का काम करते रहे हमारे विस्थापित लोग, तो वार्षिक उत्पादन 450 टन तक यहाँ पे हुआ है। लखनपुर मछुआरों का गांव है और रोजगार का एकमात्र साधन मछली मारना है। इस गांव के लोग शिकायत करते हैं कि अब मछली मारने के काम से भी परिवार पालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब पानी में मछली का उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। अब थोड़ी सी मछली का व्यापार था तो अच्छा चलता था, अच्छा से रोज मतलब भरण पोषण होता लोगों का। लेकिन समय बीतता गया पे है, 10 साल तक तो अच्छा रहा, 2000 तक, तो 90 में भरा है जी, तो 2000 तक तो अच्छा चला है। 2000 के बाद जो मतलब एकदम से जो घटना शुरू हुआ व्यापार इसका, तो मछली घटती गई। आज वो स्थिति है कि साहब 5 किलो मछली मिलना मुश्किल है। 10 किलो बीज कम छोड़ा इनने ठेकेदार लोगों ने जी, ये छोड़ते ही नहीं है। इसका टारगेट है 1 करोड़ का, कम से कम 1 करोड़ तो छूटना चाहिए बच्चा, लेकिन ये कहाँ छोड़ते हैं। लखनपुर में हमने पूरा दिन बिताया और यहाँ पर लोगों से लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में उनके दुख दर्द सामने आए तो उनकी आकांक्षाएं भी प्रकट होती रहीं। वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए बच्चों को अपने रिश्तेदारियों में भेज देते हैं। मेरी स्कूल है लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं है। अतिथि में आप बाहर के टीचरों को रख रहे हैं, उनका रोज़ आना नहीं होता है। प्रिंसिपल कभी आ नहीं रहे हैं देखने के लिए। 5वीं तक ही बस है, उसके बाद बच्चे क्या करें फिर? 5वीं तक पढ़ के बस रुक जाएं। तो 5वीं के बाद अगर पढ़ना हो बच्चे को तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बच्चे तो यहाँ वहाँ घूम ही रहे हैं या रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचाते हैं उनको पढ़ने के लिए, बस यही हो रहा है। शाम ढले लखनपुर से निकलकर हम एक और गांव मूसाखो पहुंचे। यह भी बरगी बांध के डूब क्षेत्र में पानी के किनारे बसा हुआ गांव है। यहां कई गोंड आदिवासी परिवारों से मुलाकात हुई। इस गांव में आदिवासियों के जीवट और निर्भीकता के साथ साथ लंबे संघर्ष की क्षमता का एहसास हुआ।
यह गांव भी विस्थापित हुआ था, लेकिन इस गांव के लोगों ने जमीन की लड़ाई लड़ी और जब 2006 में वनाधिकार कानून लागू हुआ तो उसके तहत मालिकाना हक के पट्टे भी हासिल किए। कम से कम नहीं 150-200 एकड़ का हमारे यहाँ वो मतलब मालिकाना हक दिया गया, मतलब प्रत्येक हितग्राही को। और जो सामुदायिक जो पट्टे का जो दावा लगाए थे, जैसे कि गौठान है, चारागाह है, जलाऊ लकड़ी है, वनोपज है, ये तमाम कहना चाहिए प्रक्रिया दर्शा के हमने लगाए थे। तो वो करीब 336 हेक्टेयर का वो मिला है हमको, मतलब अभी पात्रता। हाँ, सामुदायिक हाँ मिल चुका है वो। लेकिन जंगल की जमीन पर आदिवासियों के लिए मालिकाना हक हासिल करना आसान काम नहीं था। इसके लिए कई बार वन विभाग और आदिवासियों के बीच संघर्ष हुआ। आदिवासियों के हल बैल तक छीन लिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन आदिवासी डटे रहे, जेल से लौटते और फिर उसी जमीन को जोतना शुरू कर देते। संघर्ष करना पड़ा था सर, उस पर संघर्ष करना पड़ा था। जंगल वाले तो वहाँ से कहना चाहिए उठा के वहाँ निवास तक ले गए रहे, हल बखल तक। लड़ाइयाँ बहुत चली हैं, जब जाके लड़े भिड़े हैं तब तक वो हासिल किए थे उस ज़मीन को। अच्छा, तो कैसे लड़ते थे आप? सर अब वहीं निवास पे ले जाते रहे, हम तो हल बखल मतलब खेतों में फांदते रहे, तो वहीं छुड़ा के ले जा रहे थे। हम छोड़ते ही नहीं रहे, मारते पीटते भी रहे, लेकिन हम वहाँ डटे से रहे। भारत के आदिवासी इलाकों में खेती और जंगल ही जीविका देने के साधन हैं। जब बरगी बांध के लिए आदिवासियों की जमीन ले ली गई तो पैसा परिवारों में बंट गया या फिर घर और शादी पर खर्च हो गया। मूसा खो गांव के लोग कहते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो जंगल की ज़मीन पर नए सिरे से खेती शुरू करते। अब मैं बाकी लोगों की तो मेरी बात कर सकता हूँ। हम 3 भाई थे, 3 भाई में 12,000 रुपया मिला। आप बताइए साहब कितना कितना पहुँचा 3 भाई पे? 4-4 हज़ार। दो बैल ले लिए फुर्सत। तो बैल का क्या करोगे जब? अरे बैल का कम से कम कहीं अपना बैल ले जाके अधिया में तो मिलेगा। खेती बैल से हमारा ज़िंदगी चलता है। खेती के अलावा हम कोई धंधा नहीं करते। विस्थापित आदिवासियों ने नए सिरे से जंगल में खेत बनाए तो उन पर उंगली उठी और जंगल की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा। लेकिन आदिवासियों का कहना है कि वो और भला क्या कर सकते थे। मुआवजे के भरोसे तो जिंदगी कट नहीं सकती थी और रोजगार का कोई और साधन उनके पास था नहीं। इस सूरत में एक ही उपाय था कि वे फिर मेहनत करते और जंगल की जमीन को खेती के लिए तैयार किया जाता। नहीं सर, हमारा तो वो अजीब का ही है, ज़मीन से हमारा जीव नहीं है। हम दूसरा कोई चीज़ हम कर नहीं पाते। हमारी आदिवासियों की एक खासियत है कि हम दूसरा काम, इस धरती के अलावा हम दूसरा काम हमको आता ही नहीं है। हम इसको जैसा भी प्रकार से अपने हाथों से खोद के, बैलों से हल जोत के, हम यही धरती माता का कहना चाहिए हम भरण पोषण करते हैं। डूब हो गया साहब तो हम जाके वहाँ वो ज़मीन पे कब्जा कर लिए। वो भी पुराना ज़मीन है, हम कोई जंगल नहीं काटा नया। वो पुरानी ज़मीन है, हमारे सियाने बुजुर्ग लोग करते रहे। हम 84 में मुआवजा मिला, 84-85 में हम जाके वहाँ से जो यहाँ टपरिया बनाए और हमने कब्जा कर लिया। अब ये यहाँ तो भर गया, कहाँ खेती करते साहब। जीने के लिए कुछ तो चाहिए था, जरूरी है साहब। और नहीं तो फिर या कोई जहर दे दे सरकार तो अपना छुट्टी हो जाए। आदिवासियों के संघर्ष में साथ देने वाले संगठनों के प्रतिनिधि कहते हैं कि कुछ लोग आदिवासियों को अतिक्रमणकारी कह सकते हैं, लेकिन विस्थापित आदिवासी को रोजगार का विकल्प देना शासन की जिम्मेदारी थी। लेकिन शासन की तरफ से कोई ठोस पुनर्वास नीति प्रस्तावित की ही नहीं गई। ऐसी सूरत में आदिवासी ने वही किया
जो वो कर सकता था। हमने बोले कि भाई ये तो जो मूलभूत सुविधाएं ये तो ठीक है, लेकिन लोगों का आजीविका कैसे चले। अब खेती में अगर उस समय जो उतरता रहा तो वो तो पूरे लोगों को नहीं मिलता रहा, कुछ लोगों को मिलता रहा, लेकिन हमने कहा अगर सब लोग विस्थापित हैं, इनकी आजीविका कैसे चलेगा। उस समय जब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था तो हमारे लोगों ने आजू बाजू जो थोड़ा कम पेड़ झाड़ वाली ज़मीन थी, उस ज़मीन को उन्होंने साफ़ किया और साफ़ करके वहाँ खेती चालू किया। और ये उस समय की सरकार को बोले कि जब आपके पास ज़मीन नहीं है तो हम तो भाई चाहे भूख से मरें चाहे हम जेल में मरें, तो अब हमारे पास तो कुछ नहीं, आप चाहे हमको अपराधी समझे चाहे जो भी है, हम इस पर खेती करेंगे। और उस समय ऐसी बंजर भूमि में लोगों ने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उस पर खेती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 2005 में 6 में जब वन अधिकार कानून मिला तो फिर उस ज़मीन के हमने पट्टे के लिए दावे लगाए और बहुत सारे लोगों को हमारे वन अधिकार के तहत जो पट्टा मिला, और वो पट्टे वाली ज़मीन में नरेगा तहत जो है समतलीकरण जो है और मेड़ बंधान जैसे काम भी उस पर हुए हैं। तो कुछ परिवार को थोड़ा सा आधार उस पर मिला है। बरगी बांध को बने 30 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन विस्थापितों के पुनर्वास का सवाल अभी भी खुला हुआ है। विकास के साथ रोजगार और व्यापार के अवसर आने के जो वादे होते हैं वो शायद ही कभी पूरे होते हैं, या फिर उनमें आदिवासियों की हिस्सेदारी ना के बराबर ही रहती है। लेकिन मंडला के विस्थापित आदिवासियों की कहानी में अगर दुख और दर्द है तो संघर्ष और अपने हकों को हासिल करने की लड़ाई की प्रेरणा देने वाली कहानी भी मौजूद है।